Hello student, I am Subham Singh. We will start the lecture. Today I will begin with chemistry class 11 and the chapter is some basic concepts of chemistry. This is second part of chapter 1. फर्स्ट पार्ट में हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ लिए थे। फॉर जो हमारे टॉपिक्स हमने पढ़े थे वो थे आपका फर्स्ट था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है, उसकी ब्रांचेस हमने पढ़ी थी केमिस्ट्री की। कौन कौन सी ब्रांचेस हमने पढ़ी थी? फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक हमने उसमें पढ़ा था मैटर। देन मैटर के हमने फिजिकल स्टेट्स पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनको इंटरकन्वर्टेबल भी पढ़ा था। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्लासिफिकेशन मैटर का, जो आपका 2 टाइप्स का था, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। देन उसके बाद में हमने उसका एक चार्ट देखा था। फॉर एग्जांपल दिस वन, फर्स्ट इज मिक्सचर, नेक्स्ट इज प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये मिक्सचर आपके हो गए। देन प्योर सब्सटेंस आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इन सब के बारे में हमने कंप्लीटली। देन इसके बाद में हमने 4th टॉपिक पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ये आपकी 2 टाइप्स की थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी वो होती है जिसमें आप कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता, उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंपोजिशन के लिए जितने भी हम एलिमेंट का यूज़ करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करता है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़े थे मेजरमेंट। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास में 7 बेसिक यूनिट्स थी। दिस वन, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हमारे 7 टाइप के बेसिक यूनिट्स हैं, उनकी हमने एसआई यूनिट्स पढ़ी थी। इसके बाद में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी पढ़ी थी, लाइक मास एंड वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर एटसेट्रा। नाउ 7th पॉइंट था हमारा, 7 टॉपिक था, वो था हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें हमने 2 लॉज कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। नाउ थर्ड, आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली क्या था, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन टू और मोर देन 2 कंपाउंड। जब 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो 2 या 2 से अधिक मोर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो उसमें एक एलिमेंट का डिफरेंट वेट या डिफरेंट मास दूसरे एलिमेंट के एक फिक्स मास से कंबाइन होता है। ये आपका प्रपोज किया था डाल्टन ने इन 1803 में। फॉर एग्जांपल इसका हो गया कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करते हैं, आपके 2 एलिमेंट है, देन हम जब इसको कंबाइन करते हैं तो आपके 2 टाइप्स के कंपाउंड बनता है, CO एंड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हम देख सकते हैं कार्बन की एक फिक्स्ड मास है जो आपका ऑक्सीजन के डिफरेंट मास से जॉइंटेड है। कार्बन एक बार सिंगल ऑक्सीजन से जॉइंटेड है एंड वहीं CO2 में कार्बन 2 ऑक्सीजन से जॉइंटेड है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या है, व्हेन मास के अकॉर्डिंगली 2 एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट से जॉइंटेड होता है। दैट मीन्स हम मान लेते हैं कि आपके पास में 2 एलिमेंट्स है, एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी। एलिमेंट ए जो होगा वो जॉइंट होगा आपके एलिमेंट सी से, वहीं डिफरेंट में एलिमेंट बी जो है वो जॉइंट हो गया एलिमेंट सी से। जिस रेशो से एलिमेंट ए सी से कंबाइंड हुआ और एलिमेंट बी एलिमेंट सी से कंबाइंड हुआ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका सी है उसका एक फिक्स्ड मास रखेंगे। तो अगर आपका सी का फिक्स्ड मास है तो जितने रेशो से ए सी से कंबाइंड हुआ, बी सी से कंबाइंड हुआ, उतने ही रेशो से ए और बी आपस में कंबाइंड होंगे, उसी रेशो के, उसी फिक्स्ड
मास से आपस में कंबाइंड होंगे, उसी रेशो से वो आपस में कंबाइंड होंगे। ये लॉ आपका रिक्टर ने दिया था इन 1792 में। और ये जो रेशो होंगे ये एक नाउ नेक्स्ट इज गेलुसाक ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये लॉ आपका गेलुसाक ने दिया था इन 1808 में। इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जब गैसेस आपस में कंबाइंड होती हैं या फिर वही केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस होती हैं, तो उनका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो होता है वो सिंपल रेशो में आपस में कंबाइन करती हैं एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर। सेम टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए, तो वो हमेशा एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा उनका या सिंपल रेशो होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो आपस में रिएक्ट करेंगी। नेक्स्ट इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ 1811 में दिया गया था। इन्होंने बताया था कि इक्वल वॉल्यूम होता है गैस का किसी भी टेम्परेचर पे या फिर प्रेशर पे। दैट मीन्स अगर हम किसी टेम्परेचर या प्रेशर पर कोई भी गैस लेते हैं तो उसका वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा और उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी हमेशा इक्वल ही होंगे। ये एवोगैड्रो लॉ था। द नेक्स्ट टॉपिक इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है डाल्टन नाम की एक साइंटिस्ट ने दी थी। दैट्स वाई दिस इज नॉन एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड ये 1803 में दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डाल्टन ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे। तो पॉस्टुलेट आपके डिफरेंट टाइप के हैं। फर्स्ट पॉस्टुलेट, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। मैटर के पास में जो होता है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एटम्स बोलते हैं। वो कभी भी क्या नहीं होते, वो हम उन्हें कभी भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट उन्होंने बोला था कि जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं वो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक एटम में जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होगी, उसका मास हमेशा आइडेंटिकल होगा। बट अगर आपके पास में डिफरेंट एटम है तो उसके अंदर प्रेजेंट होने वाले एलिमेंट डिफरेंट होंगे और उसका मास भी डिफरेंट होगा। एक एटम में एक ही टाइप के एलिमेंट होंगे और उन्हीं सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी और मास आइडेंटिकल होगा। वहीं अगर हम एक से ज़्यादा एटम्स लेते हैं, वो भी डिफरेंट एटम हो, तो डिफरेंट एटम्स में एलिमेंट भी डिफरेंट होंगे, देन उनका मास भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट इज जो आपका कंपाउंड है वो जब कभी भी बनता है तो वो कैसे होगा, वो फॉर्म्ड होगा डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन से, वो भी एक फिक्स रेशो में। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो जितने भी आपके एलिमेंट हैं जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन के लिए, उनको कंबाइनिंग करने के लिए एक फिक्स रेशो की रिक्वायरमेंट होती है। उसी फिक्स रेशो के अकॉर्डिंगली वो आपस में कंबाइन होता है। द नेक्स्ट इज 4 केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शंस में आपके एटम्स यूज़ होते हैं या केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो एटम से ही होती है। तो एटम्स जो होते हैं वो नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। वो बस क्या होते हैं, वो एक से दूसरे उसमें चेंजेस हो जाता है, बट वो कभी भी आपके ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही वो कभी भी डिस्ट्रॉय होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एटम। एटम्स जो होता है वो किस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। जो एलिमेंट है उसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एटम जो होता है, और वो पार्टिसिपेट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। नाउ मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एटम के लिए हम उसमें मास जो होता है, हम एटम का मास 2 टाइप से मेज़र कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU से भी डिफाइन करते हैं, और अब इसको हम यूनिफाइड मास डैट मीन्स हम U से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इसी तरह से अगर हम दूसरा मेथड देखें जिससे हम उसमें मास का लिख सकते हैं, दैट इज मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज नॉन एज एवोगैड्रो नंबर। इसको भी हम क्या लेते हैं, ये मतलब 1 ग्राम अगर हमारा कोई एलिमेंट है तो उसके अंदर इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे, और इसी को हम बोलते हैं मोलर एटॉमिक मास। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें आपके एटम्स कंबाइन होके एक जो बनाते हैं उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इस मॉलिक्यूल बनाने के लिए आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और
सिमिलर टाइप के भी एलिमेंट या एटम्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब एटम्स आपस में कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूल बनाता है, और वो एटम्स में भी सिमिलर और में भी डिसिमिलर होता है। फॉर एग्जांपल H2 में आपके 2 एटम है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के, वहीं का एग्जांपल है नेक्स्ट इज NH3 में आपके 2 एलिमेंट हैं, वन इज नाइट्रोजन एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का 1 एटम यूज है एंड हाइड्रोजन के 3 एटम्स यूज है। और इसको जो हम मेज़र करते हैं एटम्स को, वो हम AMU या फिर ग्राम पर मोल के अकॉर्डिंगली भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस वो होती है जिसमें एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है, ओनली रीअरेंजमेंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। और जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो क्यों होती है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ना नेक्स्ट है स्कायरोमेट्री। स्कायरोमेट्री में क्या होता है, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं और उनसे कैलकुलेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपके सारे स्कायरोमेट्री में आते हैं। इसमें जितने भी हम कोफिशिएंट यूज़ करते हैं उस रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, उनको स्कायरोमेट्री कोफिशिएंट बोलता है। इसी के अंदर हमारा एक टॉपिक होता है लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को हम LR से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेस रिएजेंट को हम ER से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं, जब हम कार्बन को बर्न करते हैं, कार्बन जो होता है उसको हमने बर्न किया एयर में, तो कार्बन जो होगा वो आपका, आपने लिया जितनी भी आपने अमाउंट लिया, देन जो आपकी एयर है वो आपकी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, डैट मीन्स उसकी अमाउंट ज़्यादा है। तो आपके जो, जब हम कार्बन को बर्न करते हैं तो वहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, तो उतनी ही अमाउंट रिलीज़ होगी कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी कि आपने कार्बन यूज़ किया होगा। कार्बन अगर आपका लेस अमाउंट में है तो जब तक आपका कार्बन कंप्लीटली बर्न नहीं हो जाता है एयर के साथ में, जब तक वो बनेगा, डैट मीन्स कार्बन जो है वहाँ पे आपका एक लिमिटिंग रिएजेंट है, जो ऑक्सीजन है वो आपकी एक्सेस रिएजेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज यील्ड। किसी भी चीज़ की हम परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड अपॉन एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। इसके बाद में आपके कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनका हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, और ये चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं ये आपके आगे 12th क्लास में भी यूज़ होंगे, फर्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर के अकॉर्डिंगली भी ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन के लिए हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमें किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ पता चल सके, उसमें मोल फ्रैक्शन कितने हैं, हमें डिफरेंट टाइप के थिंग्स इसमें पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूले। फर्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम कैसे कर सकते हैं, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हम किसी, फॉर एग्जांपल हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें आपके डिफरेंट टाइप्स के आपने उसमें सॉल्वेंट डाले हैं, ये कंपोनेंट्स डालें। एक फॉर एग्जांपल हमने सॉल्यूशन बनाया है, उसमें हमने एक कंपाउंड A, B, C डाला है, तो नंबर ऑफ जो मोल फ्रैक्शन है वो हम किसी भी एक के लिए निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें A के लिए निकालना है तो मोल ऑफ A अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन में क्या कहता है आपका A, B, C, तो आपको तीनों को ऐड करके लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज मास। मास परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट वो भी हम ग्राम में लेंगे, एंड अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन वो भी आपको ग्राम में लेना है इन 100। नेक्स्ट इज मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें हम लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। नेक्स्ट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। दोनों आपको ml में लेने हैं, सॉल्यूट के वॉल्यूम भी आपको ml में लेनी है, वॉल्यूम और सॉल्यूशन की भी वॉल्यूम आपको ml में लेनी है, इंटू 100 से आपको मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। नेक्स्ट इज ppm। ppm की फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन। मिलियन की हमें पता चल जाता है, डैट मीन्स 10 की पावर 6। तो इसका आपका फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। जो आपने सॉल्यूशन बनाने के लिए डाला था उसका हमें मास लेना है, अपॉन जितना टोटल मास आपका सॉल्यूशन का हो जाएगा उससे हमें डिवाइड कर देना है, इनटू 10 की पावर 6।
नाउ नेक्स्ट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी जो होगी वो आपका, उसको हम कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। दैन इसका फॉर्मूला हो गया आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है आपका मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का हमने मास जो लिया है वो आपका केजी में है। मोलैलिटी जो होती है वो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मोलैलिटी जो होती है वो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज ग्राम लीटर। तो वेट ऑफ द सॉल्यूट हमें ग्राम में लेना है एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमें लीटर में लेना है। नाउ नेक्स्ट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर। इस आप हम दो टाइप के फॉर्मूले पढ़ेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट का रेशो क्या है। सिंपली हम देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट में जो आपका एक मॉलिक्यूल है या जो आपका एक कंपाउंड बना हुआ है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और उन एलिमेंट का आपस में क्या रेशो है, तो वो होगा आपका एम्पेरिकल फार्मूला। एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमें पता चलता है कि वो कितने अमाउंट में है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो यूज़ होंगे वो बताएगा हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट जो आपका एम्पेरिकल फार्मूला है वो आपको सिंपल एक रेशो दे देगा, एक सिंपल ही रेशो बना के दे देगा। फॉर एग्जांपल बेंजीन। बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका C6H6 होता है। तो हम उसमें बोल सकते हैं कि जो एम्पेरिकल फार्मूला है बेंजीन का C6 और H6, अगर हम उसके सिंपल रेशो निकालें तो कार्बन भी बना रहा है एंड हाइड्रोजन भी बना रहा है। तो एम्पेरिकल फार्मूला सिंपल ही होगा आपका CH एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सिंपल ही होगा C6H6। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया आपका NH3। तो NH3 का एम्पेरिकल फार्मूला भी आपका NH3 होगा एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपका NH3 होगा। इसी तरह से एक और हम ले लेते हैं एग्जांपल B2H6। B2H6 का अगर हम सिंपली रेशो निकालें तो B1 आएगा और H2 होगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला हो गया BH2 एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया B2H6। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आई होप you understand it. Thank you.